आइए स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी 7th की ज्योग्राफी के वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा करेंगे जो रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण। पर्यावरण के घटक। सबसे पहला आता है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के जो जीवीय पर्यावरण के उदाहरण हैं या जीवीय घटक हैं वो कौन कौन से हैं? पादप, जंतु, सजीव होते हैं वो इसमें आते हैं। और अजीवीय पर्यावरण के उदाहरण हैं वो हैं स्थल और इसमें निर्जीव घटक आते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को कहते हैं स्थल मंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? जलमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पादप व जीव जंतु मिलकर के निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं? जैवमंडल का निर्माण करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। एनवायरनमेंट शब्द जिस भाषा का शब्द है वह भाषा कौन सी है? तो एनवायरनमेंट शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। एनवायरनमेंट फ्रेंच भाषा के जिस शब्द से बना है वह शब्द है एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर। इसका अर्थ होता है पड़ोस। अपने जो क्वेश्चंस हैं इसमें से वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, तालाब और वन। तो इसमें से उत्तर होगा तालाब। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थल, धर्म और समुदाय। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्थल है वो मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो पहाड़, समुद्र और सड़क। तो सड़क है वो मानव के द्वारा निर्मित हैं। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो पादप वर्दी, जनसंख्या वर्दी और फसल वर्दी। तो जनसंख्या वर्दी है वो पर्यावरण के लिए क्या है? खतरा है। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2। हमारी पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। और परपट्टी है ये महाद्वीपीय संहति में फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है? 35 किलोमीटर तक फैली हुई है। परपट्टी समुद्री सतह में है, कहाँ तक है? 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से जिन खनिजों की बनी होती है वे खनिज कौन कौन से होते हैं? सिलिका और एल्यूमिना की बनी होती है। महाद्वीपीय संहति को क्या कहा जाता है? सीएल कहा जाता है। महासागर की प्रपट्टी मुख्यतः जिन खनिजों की बनी होती है वे खनिज हैं सिलिका और मैग्नीशियम है। महासागरीय प्रपट्टी को कहते हैं, क्या कहते हैं? सीमे कहते हैं। प्रपट्टी के ठीक नीचे पाई जाने वाली परत है वो कौन सी होती है? मेटल होती है। मेटल जितनी गहराई तक फैली हुई है, तो मेटल कहाँ तक फैली हुई है? 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? सबसे आंतरिक परत होती है वो क्रोड होती है। क्रोड की त्रिज्या कितनी होती है? क्रोड की त्रिज्या है वो होती है 3500 किलोमीटर होती है। क्रोड मुख्य रूप से बने जिन खनिजों से बने होते हैं वे कौन कौन से हैं? निकिल और लोहा। तो क्रोड है वो निकिल और लोहे से बनी होती है। क्रोड को क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। जिस परत के केंद्र का तापमान व दाब उच्च होता है, कौन से का होता है? केंद्रीय जो क्रोड है उसका तापमान और दाब दोनों यूज होते हैं। पृथ्वी के आयतन का परपट्टी कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो परपट्टी है वो आयतन का 1% हिस्सा है पृथ्वी का। और मेटल है वो पृथ्वी के आयतन का कितना है? 84% हिस्सा है। क्रोड है वो पृथ्वी के आयतन का 15% हिस्सा है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6373 किलोमीटर है। शैली और खनिज। तो पृथ्वी की प्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शैलें कहते हैं। शैल होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी है? आग्नेय शैल, दूसरी अवसादी और तीसरी होती है कायांतरित। आग्नेय को हम इग्नियस भी कहते हैं, अवसादी को सेडिमेंटर कहते हैं और कायांतरित जो चट्टानें हैं, जो शैल हैं, उनको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक शैल कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार की शैल को हम क्या कहते हैं? आग्नेय शैल या फिर प्राथमिक शैल कहते हैं।
आग्नेय सेल हैं वो कितने प्रकार की होती है? आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है। एक पहली होती है अंतर्वेदी सेल और दूसरी कौन सी होती है? बहिर्वेदी सेल होती है। अवसादी सेलों में खनिज पाए जाते हैं, तो कौन से खनिज होते हैं? ग्रेनाइट हैं, ग्रेनाइट पाए जाते हैं। अवसादी सेलों के उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं? कोयला और पेट्रोल हैं। कायांतरित सेलों के उदाहरण क्या क्या हैं? चूना पत्थर, संगमरमर हैं। एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं? द्रवित मैग्मा से बने सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय, अवसादी या कायांतरित, तो आग्नेय कहते हैं। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है वो कौन सी होती है? पर्पटी, क्रोड या मेटल, इनमें से कौन सी होती है? क्रोड होती है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण हैं? सेल, खनिज और जीवाश्म, तो ये किसके हैं? जीवाश्म हैं, उनके उदाहरण हैं। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं वो कौन सी सेल होती हैं? अवसादी, कायांतरित या आग्नेय, तो अवसादी सेल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है वो कौन सी होती है? पृथ्वी की सबसे पतली परत है वो पर्पटी होती है। लाल किला जिस पत्थर से बना होता है, तो लाल किला किससे बना हुआ है? लाल किला बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल किससे बना हुआ है? ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3, हमारी बदलती पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा जिस रूप में घूमता है, कौन से रूप में घूमता है? वर्तीय रूप में घूमता रहता है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होता है उस आंतरिक भाग के बल को तो क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल कहते हैं। और जो बल पृथ्वी है उसकी सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं या एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर कंपन होने का कारण क्या है? स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करना है, वो ही पृथ्वी की सतह पर कंपन का कारण होता है। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है वह होता है उद्गम केंद्र होता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। और भूकंपीय तरंगे हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं पी तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे, दूसरी होती हैं एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे, और तीसरी होती हैं एल तरंगे या पृष्ठीय तरंगे। भूकंप मापन यंत्र है उसको क्या कहते हैं? भूकंप लेखी होता है। भूकंप की तीव्रता जिससे मापी जाती है वो होता है रिक्टर स्केल से मापी जाती है। किसे मापी जाती है? रिक्टर स्केल से मापी जाती है। अब आता है कि नदी के बड़े मोड़ों को कहते हैं, तो नदी है उस नदी के बड़े मोड़ को क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। नदी के उत्थित तटों को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। और विसर्प लूप नदी के कटकर एक अलग ही झील का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को तोड़ देता है, जो दीवार जैसी आकृति रहती है उसे हम कहते हैं स्टेक कहते हैं। ऊंचे सेलीय तटों को कहते हैं समुद्र भृंगु कहते हैं। बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बालू कण है वो विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं उसे लोएस कहते हैं। सबसे विशाल लोएस निक्षेप कहाँ पर पाए जाते हैं? सबसे जो विशाल लोएस निक्षेप है वो चीन में पाए जाते हैं। अब इसमें से क्वेश्चंस हैं, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? सेल, किनारा और समुद्री गुफा, तो जो किनारा है वो समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता होती है बाढ़ग्रस्त मैदान, पुल्लिन और हिमोड, तो हिमोड है वो इसकी विशेषता होती है। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी, वलन या फिर बाढ़ग्रस्त मैदान, तो ज्वालामुखी आती हैं। छत्रक शैलें पाई जाती हैं, छत्रक शैलें होते हैं वो रेगिस्तान में पाई जाती हैं। और चाप झील कहाँ पर पाई जाती हैं? नदी घाटी हैं, नदी घाटी में पाई जाती हैं। अब अपना शुरू होता है चैप्टर नंबर 4, वायु। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस है वो किसके कारण से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। भूमंडलीय तापन को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग है वो किसके कारण से होता है? CO2 है वो CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होता है। वायु में गैसों की मात्रा कितनी है? तो नाइट्रोजन है वो 78% है, ऑक्सीजन है वो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड वो 0.3% है, और ऑर्गन गैस है वो कितनी है? 0.93% है।
अन्य गैसें हैं वो हैं 0.4% हैं। वायुमंडल की संरचना क्या होती है? वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल है वो किन किन परतों से बना हुआ है? तो वायुमंडल है वो क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल से मिलकर बना हुआ होता है। क्षोभमंडल सबसे जो पहला है वो कौन सा है? क्षोभमंडल। सबसे महत्वपूर्ण परत होती है वो कौन सी होती है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 13 किलोमीटर होती है। वर्षा, कुहरा, ओला वर्षण जिस परत में पाए जाते हैं वह परत कौन सी होती है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल की ऊंचाई है वो लगभग 50 किलोमीटर होती है। हवाई जहाज उड़ने के लिए जो आदर्श परत मानी जाती है वो आदर्श परत कौन सी है? समताप मंडल है। ओजोन परत जिस परत में पाई जाती है वो है समताप मंडल। वायुमंडल की तीसरी परत होती है वो होती है मध्य मंडल। कौन सी होती है? मध्य मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 80 किलोमीटर लगभग तय होती है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पिंड जिस परत में जलते हैं वह परत कौन सी होती है? मध्य मंडल होती है। फिर आता है जहां बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है उसे हम बाह्य मंडल, तापमंडल या फिर आयनमंडल कहते हैं। ओजोन मंडल जिस परत में पाया जाता है वह है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की ऊंचाई होती है वो 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक होती है। रेडियो संचार के लिए उपयोगी परत कौन सी होती है? उसके लिए उपयोगी परत है वो होती है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है कौन सी है? बहिर्मंडल। सूर्य की ऊर्जा है वो लगभग 2 अरब है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का जितना भाग प्राप्त करती है, कितना भाग प्राप्त करती है? 1 भाग ही प्राप्त करती है। वायु में मौजूदा ताप एवं जो शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी रोक लेती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आतप कहते हैं। और पवन की दिशा दर्शाती है। पवन की दिशा किसको दर्शाती है? वात दिग्दर्शी है वो वात दिग्दर्शी दर्शाता है। तापमान को मापने की मापन मानक इकाई कौन सी होती है? डिग्री सेल्सियस होती है। डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। जल है उसका जमाव बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल है उसका क्वथनांक है या जल कितने पर उबलता है? वो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? पवन मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। चक्रवात। ओडिशा में जिस चक्रवात से उठने का खतरा रहता है तो कहाँ से उठेगा? ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से चक्रवात आते हैं। महाचक्रवात कब आया था? महाचक्रवात 29 अक्टूबर 1999 को आया था। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? उसे आर्द्रता कहते हैं। वर्षा के प्रकार कितने होते हैं? वर्षा 3 प्रकार की होती है, संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवाती। अब आता है अपना चैप्टर नंबर 5 जल। 1000 ग्राम जल में मौजूदा नमक की मात्रा को क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं या लवण कहते हैं। इजराइल के मृत सागर में लवणता कितनी है? 340 ग्राम प्रति लीटर है। जल वितरण का प्रतिशत महासागर के द्वारा जो जल वितरण है वो कितना होता है? 97.3% होता है। बर्फ क्षत्रक से 2% होता है। भूमिगत जल है उसे 0.68%। झीलों का एलवण जल है 0.009%। स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें हैं उनसे 0.009%। वायुमंडल है उसका प्रतिशत कितना है? 0.0019% है। नदियां हैं, नदियों का होता है 0.001% है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। सुनामी जिस भाषा का शब्द है, तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी का अर्थ क्या होता है? पोताश्रय तरंगे। कौन सी तरंगे? पोताश्रय तरंगे हैं। हिंद महासागर में सुनामी तरंगों के कारण विनाश हुआ था। कब हुआ?
26 दिसंबर 2004 को हुआ था। भारतीय सीमा का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं तब क्या आता है? ज्वार आता है, और उसे हम क्या कहते हैं? वृहत ज्वार कहते हैं। और फिर आता है लघु ज्वार। तो लघु ज्वार किसे कहते हैं? जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा समकोणीय स्थिति पर होते हैं तब जो ज्वार आता है उसे हम लघु ज्वार कहते हैं। लघु ज्वार कब आता है? लघु ज्वार है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है, और वृहत ज्वार है वो कृष्ण व शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को आता है। फिर आता है गल्फ स्ट्रीम धाराएं होती हैं। गल्फ स्ट्रीम धाराएं कौन सी होती हैं? गर्म धाराएं होती हैं। अब बात करते हैं हम गर्म धाराएं और शीत धाराएं होती हैं उनकी। तो गर्म धाराएं कौन कौन सी हैं? गल्फ स्ट्रीम, इक्वाडोर विपरीत धारा, ब्राजीलियन धारा, ओगलास धारा, क्यूरोसिया धारा, और एक आता है अलास्का धारा। और अब आती हैं शीत धाराएं। शीत धाराओं में कौन कौन सी हैं? वेनेजुएला, केनरिच, लेब्राडोर, फाल्कलैंड और कैलिफोर्निया हैं। फिर आती हैं प्रमुख झील और नदियाँ। तो उत्तरी अमेरिका है, उसमें झील और नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली है ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरन झील और मिसिसिपी नदी पाई जाती है। अफ्रीका में है नदियाँ कौन कौन सी हैं? नाइजर नदी है, दूसरी है नील नदी, तीसरी है कागो नदी और चौथी है ऑरेंज नदी। और एक झील है, वो झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। एशिया, तो एशिया की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी हैं। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी नदी है? डर्लिंग नदी है। और दक्षिणी अमेरिका की कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। फिर आता है अपना चैप्टर नंबर 6, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति की मुख्य श्रेणियां हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। पहली वन, दूसरी है घास स्थल और तीसरी आती हैं कांटेदार झाड़ियाँ। तो पहले बात करते हैं वन की। वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाने वाले वन कौन से होते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उनमें आता है रोजवुड, आबनूस और महोगनी है। फिर आता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। मानसूनी वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं कहाँ पर? भारत, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर साल, सागवान, नीम और शीशम है, उनकी बहुलता होती है। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन के उदाहरण कौन कौन से हैं? बांस, चीड़, यूकेलिप्टस हैं। फिर आता है मुलायम व दृढ़ दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पर? शीतोष्ण सदाबहार वन है उनमें पाए जाते हैं। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर जो वन मिलते हैं वह हैं कौन कौन से हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप में पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन के उदाहरण हैं बांस, एस और बीच हैं।
फिर आता है भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति कहाँ पर पाई जाती हैं? यूरोप, अफ्रीका, एशिया में, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया में। भूमध्य सागरीय वनस्पति के उदाहरण कौन कौन से हैं? संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर और नींबू वंश हैं। घास स्थल, अब बात करते हैं घास स्थल की। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं वो कहाँ पर है? तो सवाना घास स्थल है वो अफ्रीका में है। कंपोज घास स्थल है वो ब्राज़ील में है और लानोस घास स्थल है वो वेनेजुएला में है। फिर आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। तो उनमें जो पेम्पास है, पेम्पास घास स्थल तो कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। प्रेरी घास स्थल है वो उत्तरी अमेरिका में है। वेल्ड घास स्थल हैं वो दक्षिणी अमेरिका में हैं। स्टेपीज घास के जो मैदान हैं वो कहाँ पर हैं? एशिया में हैं। डान के घास के मैदान हैं वो कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया में हैं। फिर आते हैं इनमें से क्वेश्चंस हैं। तो काई एवं लाइकेन पाए जाते हैं। काई और लाइकेन हैं वो टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ मिलती हैं। कांटेदार झाड़ियाँ हैं वो गर्म व शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में पाई जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर कौन सा है? तो उसमें पाया जाने वाला जानवर है वो है जिराफ। फिर आता है शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है? तो वहाँ की जो वृक्ष प्रजाति है वो है चीड़। स्टेपी घास के मैदान है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य एशिया में पाए जाते हैं। फिर आता है विश्व का सबसे बड़ा सांप है। सबसे बड़ा सांप कौन सा है? एनाकोंडा है। कौन सा है? एनाकोंडा। एनाकोंडा सांप कहाँ पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वहाँ पर पाए जाते हैं। अब शुरू होता है अपना चैप्टर नंबर 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। प्रकीर्ण बस्तियाँ कौन सी होती हैं? जिन क्षेत्रों में पाई जाती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। घने जंगल, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में प्रकीर्ण बस्तियाँ होती हैं। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में जिस जानवर का उपयोग होता है वो जानवर कौन सा है? लामा जानवर है। तिब्बत के जिस जानवर का उपयोग होता है, तिब्बत में कौन से जानवर का उपयोग होता है? याक का उपयोग होता है। परिवहन के मुख्य साधन कितने हैं? 4 हैं। एक होता है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है जल मार्ग और चौथा है वायु मार्ग। स्वर्ण चतुर्भुजीय महासागर जोड़ता है कि कौन कौन से महासागर जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग हैं हिमालय पर्वत पर मनाली से लेह राजमार्ग है वो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है वो कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक जाता है और प्रशांत महासागर तट पर है ये। विश्व के महत्वपूर्ण पत्तन कौन कौन से हैं? तो सिंगापुर, मुंबई कहाँ पर है? एशिया में है। न्यूयॉर्क, लॉस और एंजल्स हैं वो उत्तरी अमेरिका में हैं। रियो डी जेनेरियो है वो दक्षिणी अमेरिका में है। डरबन और केप टाउन है वो अफ्रीका में है। सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में है। लंदन है वो यूरोप में है। फिर आता है अपना हवाई पतन। हवाई पतन है वो है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कायरा में है। संचार में तीव्रता आई किससे आई? सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट से क्या आई? संचार में तीव्रता आई। क्वेश्चन है इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है? टेलीफोन, पुस्तक और मेज। तो मेज है वो क्या है? क्या नहीं है? संचार का साधन नहीं है। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और सबवे। तो सबवे है वो भूमिगत निर्माण है।
किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? तो इसमें उपयुक्त कौन सा होता है? जहाज है। जहाज के द्वारा हम क्या है किसी भी द्वीप पर पहुंच पाते हैं। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? साइकिल, बस और हवाई जहाज। तो साइकिल है वो क्या है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रियाएं उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ के मध्य भाग को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा होता है? वो होता है अमेजन बेसिन होता है। भूमध्य रेखा के आसपास का बेसिन क्या कहलाता है? अमेजन बेसिन कहलाता है। परजीवी पौधे कौन कौन से होते हैं? आर्किड और एक है ब्रोमीलाइड। अमेजन बेसिन जिस महाद्वीप में है, कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका में है। 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक और कोसी नदी हैं। वाराणसी जिस नदी के तट पर है, कौन सी नदी के तट पर है? गंगा नदी के तट पर वाराणसी है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? नमामि गंगे शुरू किया गया। ताजमहल आगरा कौन सी नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। गंगा और यमुना का जो संगम होता है कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है। बौद्ध स्तूप स्थित है। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? बिहार उत्तर प्रदेश में है। इमामबाड़ा स्थित है। इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। काजीरंगा व मानस वन्य प्राणी हैं कहाँ पर हैं? असम में है। टूकन क्या है? टूकन पक्षी है, पशु है या फसलें हैं? तो पशु है। मेनिया कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो अमेजन का प्रमुख भोजन है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता व हुगली नदी के तट पर स्थित है। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? तो शंकुधारी वृक्ष हैं, उनके ये प्रकार हैं। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? बंगाल टाइगर हैं वो डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। अब शुरू होता है अपना चैप्टर नंबर 9, रेगिस्तान में जीवन। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देशों से घिरा हुआ है। और ये देश कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी होती है? गर्म और शुष्क जलवायु होती है। सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं? कैक्टस है, खजूर और एकेसिया है। सहारा में पाए जाने वाले जीव जंतु कौन कौन से हैं? तो जीव जंतु हैं ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांप हैं। विशाल मरुउद्यान है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुउद्यान है। 13,000 वर्ग किलोमीटर है उसमें फैला हुआ है। लद्दाख में ला मतलब होता है पर्वतीय दर्रा और दाग का मतलब होता है देश। लद्दाख रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख कैसा है? ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के उत्तर में स्थित है। काराकोरम पर्वत की श्रेणियां हैं वो वहाँ पर स्थित हैं। लद्दाख रेगिस्तान के दक्षिण में स्थित है। जास्पर पर्वत है। लद्दाख से होकर बहने वाली नदियों में प्रमुख है। कौन कौन सी नदी प्रमुख है? सिंधु नदी प्रमुख है। गेंगरी हिमानी है लद्दाख। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, वो है द्रास लद्दाख है। खापा चान कहते हैं लद्दाख को, हिमभूमि है उसको कहते हैं। लद्दाख के प्रसिद्ध बौद्ध मठ कौन कौन से हैं? हेमिस, थिक्से, से एवं लामायूरो हैं। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह राजधानी है। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए जोड़ता है लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है।
क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जिस पेड़ की लकड़ी से बनता है वह है सरपत विले। सरपत को क्या बोलते हैं? विले भी बोलते हैं। सारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो सारा है वो अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो सहारा है वो गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी होते हैं बौद्ध और मुसलमान होते हैं। रेगिस्तान की विशेषता क्या होती है? विरल वनस्पति, अधिक वर्षण है, अल्प जलवाष्प है, तो विरल वनस्पति होती है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र निम्न फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो मिस्र में कौन सी फसल होती है? कपास की फसल होती है।